चलो, तो अपना अगला अध्याय है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में क्या क्या घटनाएं घटी, इसके अंदर कौन सी मेन घटनाएं हो रही थी या हुआ जिसकी वजह से हम इसको पढ़ते हैं। देखो, हमने पिछले अध्याय में देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 और 1892, हमने 1861 का अधिनियम पढ़ लिया, हमने 1892 का अधिनियम पढ़ लिया। इनमें मेन जो बात निकल कर आई थी वो ये बात निकल कर आई थी कि केंद्र और प्रांत के अंदर भारतीयों का योगदान कितना था, कितनी सीटें भारतीयों के लिए थी, या कैसे कैसे सीटों का बंटवारा हो रहा था, कैसे प्रांत में और केंद्र में भारतीयों को लाया जा रहा था। अभी तक यहाँ पर कोई मुस्लिम हिंदू नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, जिसके लिए यहाँ पर अभी तक कोई हिंदू ना मुस्लिम है, बस उनको भारतीय कहा जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बीज अंग्रेज बो रहे थे जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम जो सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं उनका जन्म हो चुका था, और 1909 ईस्वी तक आते आते जो सांप्रदायिकता था वो बढ़ चुका था। यानी 1909 के अधिनियम को सांप्रदायिकता को बढ़ाने का जो सबसे आधार है वो यहीं शुरू होता है। यानी सांप्रदायिकता अगर बढ़ता है तो कहाँ से बढ़ता है? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909, इस जगह से सांप्रदायिकता का जन्म होता है। और ये जन्म ऐसा होता है कि इससे भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं और बाद में इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि भारत से पहले भारत था जिसमें केवल हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहते थे। जैसे जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आगे चलकर इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी, और 47 में पाकिस्तान भी एक अलग देश बन गया। लेकिन उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश वो एक जैसे थे, एक साथ थे। लेकिन 1971 के युद्ध में 1971 के बाद जब लड़ाई हो रहे थे तब उस समय भी क्या हुआ? बांग्लादेश अलग हो गया। यानी कहीं ना कहीं ये भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों का एक प्रयास था। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो यहाँ पर 2 बहुमत यानी अल्पसंख्यक है, तो कहीं पर अल्पसंख्यक है, कहीं पर बहुसंख्यक है, इनको कैसे अलग अलग किया जाए, अलगाववादी विचारधारा से इनको कैसे अलग अलग, मतलब एक जो राष्ट्रवाद की जब भावना थी इन सब में, उनको अलगाववादी कैसे किया जाए। तो इनके लिए मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले कौन थे ये भी सवाल पूछता है। तो एक है भारत के सचिव, एक है भारत के, और एक है भारत के वायसराय। अब देखो, याद करने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि अंग्रेजों मुस्लिम शिष्टमंडल थे वो किससे मिलने गए थे? मार्ले से कि मिंटो से? शिमला में जो मिलने गए थे अंग्रेजी मुस्लिम शिष्टमंडल 35 लोगों का सदस्य, वो किससे मिलने गए थे? वायसराय से। उसमें वायसराय कौन था? मार्ले मिंटो था। मिंटो थे। कौन थे? मिंटो। यानी भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। यानी भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, और भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले। अब ये सवाल कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। इसी तरीके से 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंदर भी जो मॉन्टेग्यू है वो क्या है? सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या है? उसमें वायसराय है। यानी जो पहले नाम है वो सचिव का है। क्या सचिव भारत में बैठता था? नहीं, इनकी एक अलग परिषद हुआ करती थी ब्रिटेन के संसद में। और जो मार्ले मिंटो थे ना, वो लिबरल पार्टी से संबंध रखते थे। किससे? लिबरल पार्टी से। ठीक है। तो ये जो मार्ले मिंटो है, ये वायसराय जब बन के आए थे तो इनके सामने अंग्रेजों ने कुछ बातें रखी थी, है ना?
अंग्रेजों ने उसमें क्या रखी थी, उनकी बातें रखी थी। तो उन्होंने कहा था ठीक, हम इसकी आपकी बातों को मानेंगे। उन्होंने कहा था ना, जैसे उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की बात करी थी, अलग उन्होंने फिर अलग एक कमेटी की मांग करी थी, मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग सेवाएं, अपने परिषद में अलग उनके लिए अलग सीटें, इन सब चीज़ों की उन्होंने मांग करी थी। लेकिन उन्होंने कहा था ठीक, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया था, उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने अस्वीकार नहीं किया था, उन्होंने इसका स्वीकार किया था कि हाँ, हम आपकी बातों को मानेंगे। लेकिन उसी समय शिष्टमंडल जो नरमपंथी के मिलने गए थे 1905 में बंगाल विभाजन को लेकर, उस समय उनको मना कर दिया गया था। लेकिन 1905 में जब वो मिलने गए थे तो 1905 में क्या हुआ, 1905 में जब मिलने गए थे 1906 में, तो क्या हुआ, उनको मिलने का आदेश दिया और उन्होंने अपनी बातें रखी, उस बात को भी माना गया। तो उसी बात को लेकर यहाँ पर काम हुआ था। अब देखो, बात करते हैं उससे पहले की थोड़ा सा। 1909 है ना, अब 1892 तक हम पहुंच चुके थे। अब 1892 से लेकर एक घटना होता है 1905, बंगाल का। लेकिन बंगाल के विभाजन से इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उससे पहले क्या क्या हो चुका है। तो बंगाल विभाजन हो चुका है 1905 में। उसके बाद 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। और 1907 में क्या हुआ है, कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। अब यहां तक हमने सिनेरियो देख लिया कि यहां तक का सिनेरियो क्या है। तो यहां तक सिनेरियो है कि मुस्लिम लीग बन चुकी है, कांग्रेस का विघटन हो चुका है, कांग्रेस का बंटवारा हो चुका है, कांग्रेस में नरमपंथी गरमपंथी दो दल बट गए हैं। ठीक है, सूरत का अधिवेशन में जो अधिवेशन था वो भी रद्द हो चुका था। अब क्या हो रहा है कि अब अंग्रेज यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर देखो ध्यान से, जो अंग्रेज थे उस समय अंग्रेजों के सामने 3 मेन मुश्किलें थी 1909 से पहले। वो कौन सी मुश्किलें थी, एक थी नरमपंथी के लोग, एक गरमपंथी लोग, और एक थे आपके मुस्लिम लीग। क्या थे, देखो, गरमपंथी, नरमपंथी और मुस्लिम लीग। मैंने जब मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन जब बताया था, तो मैंने उस समय कहा था कि नरमपंथी लोगों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। क्या कर लिया, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा, यहां पर कर लिया समझौता, गरम दल को डाल दिया जेल में, यानी इनको दमन करना शुरू कर दिया। अरविंद घोष जो थे वो तो ऐसे थे कि उन्होंने बाद में इस चीज से आकर समाज सेवा में जुट गए, पता है आपको। तो कुछ लोग ऐसे थे जो क्रांतिकारी टाइप के बनते चले गए, कुछ लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, उस काम को ही छोड़ दिया और अपने काम की तरफ निकल गए। इतना मतलब कि निर्दयता अंग्रेजों ने दिखाया था वहाँ पे। तो नरमपंथी से क्या हुआ, समझौता हुआ, और इनको संतुष्ट करने के लिए, इनको संतुष्ट करना था, इसलिए इसमें कुछ इनके लिए बातें रखी जाएगी। दूसरा, गरमपंथी का दमन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर गरमपंथी रहेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है, इसलिए इनको दमन कर रहे थे। और मुस्लिम लीग क्या था, मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाह रहे थे, निर्वाचक मंडल। तो मुस्लिम लीग चाह रही थी कि पृथक निर्वाचन मंडल हो, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल हो। इस निर्वाचन मंडल से मतलब समझते हो, यानी जो हमारी केंद्र सभा है, यानी केंद्रीय परिषद है और विधान परिषद है, इसमें मुसलमानों की सीट फिक्स की जाए और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको मुस्लिम ही वोट दे और मुस्लिम समुदाय के लोगों में मुस्लिम ही इलेक्शन लड़े। तो उन्होंने बाद में चलकर कुछ नियम कानून जो आज हम देखते हैं अपने ही चुनाव में कि कौन कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, उसकी योग्यता क्या क्या है, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ योग्यताएं रखी थी। लॉर्ड मिंटो थे वायसराय, उन्होंने भी
उस समय कुछ ना कुछ योग्यताएं रखी, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले समझ लो कि अभी तक सिनेरियो क्या है 1909 से पहले पहले। 1909 से पहले पहले क्या हो चुका है, बंगाल मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है और कांग्रेस का विघटन हो चुका है। कांग्रेस में क्या हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, नरमपंथी और अब अंग्रेज इसको क्या कह रहे हैं, अंग्रेज दमनपंथी जो नरमपंथी है उनके साथ तो समझौता कर रहे हैं, जो गर्मपंथी उनको क्या कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं उस समय, और जो मुस्लिम लीग है उनके साथ वो पृथक मंडल यानी उनको भी संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर आगे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, सांप्रदायिकता के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 1909 में क्या था, क्या उद्देश्य रहे होंगे 1909 के, कि 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम यानी 1909 के भारत परिषद अधिनियम लाया गया। तो उद्देश्य लिखो कुछ इसके, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, यहां तक समझ में आ गया। चलो, क्या ऐसा है कि कोई आएगा और सीधा उद्देश्य लेकर आएगा और अपने चीज़ों को मनवा लेगा, ऐसा था क्या, नहीं। यानी इस समय क्या हुआ था, ध्यान लोगों, एक क्वेश्चन आता है, एक रिपोर्ट तैयार की गई। एक क्या रिपोर्ट, एक क्या तैयार की गई, आपको पता है कि जब भी कोई प्रस्ताव होता था तो रिपोर्ट तैयार करते थे। आज भी कोई चीज़ अगर पास करवाना होता तो बोलते हैं पहले रिपोर्ट तैयार करो, क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, देखेंगे पहले, पढ़ेंगे, सब समझेंगे तब। जब कोई बिल भी पास करना होता है तो पहले पढ़ना होता है, पहले देखना होता है, तब उसको पास किया जाता है, यानी रिपोर्ट तैयार करना होता था। तो एक रिपोर्ट तैयार की गई, क्या तैयार की गई, एक रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का नाम पूछा जाता है कि कौन सा रिपोर्ट है, कौन सी समिति ने बनाया था। तो लिखो अरुणडेल समिति, अरुणडेल। यानी 1809 का जो अधिनियम है ये अरुणडेल समिति द्वारा तैयार की गई, अरुणडेल समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, अरुणडेल समिति। चलो, तो इस अरुणडेल समिति के क्या क्या उद्देश्य होंगे, पहले उद्देश्य देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो पहला उद्देश्य ये हो सकता है कि 1892 के कुछ दोष को, जो अधिनियम था 1892 का, तो 1892 अधिनियम का दोष खत्म करने के लिए 1892 के अधिनियम के कुछ दोष, अधिनियम के कुछ दोष को खत्म करने के लिए इन्होंने ये चीज स्टार्ट किया है, उद्देश्य था इसका। दूसरा, केंद्र परिषद में सीटों की संख्या, सीटों को बढ़ाने की क्षमता। प्रांत में भी सेम चीज, प्रांतीय परिषद में सीटों को बढ़ाने के लिए इन्होंने इस प्रस्ताव को उद्देश्य को रखा था, अरुणडेल समिति को बनाया था। इन्होंने मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकृत करने के लिए अरुणडेल समिति बनाया था। ये बहिष्कार, और उस समय बहिष्कार चल रहा ना, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से निपटना चाहती थी। स्वदेशी आंदोलन से निपटना चाहती थी, यानी सरकार जो थी इसका उद्देश्य क्या था कि वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से क्या करना चाहती थी, निपटना चाहती थी। और साथ ही साथ में उनका एक उद्देश्य और था कि बांटो और राज करो और सांप्रदायिकता को बढ़ाने की ज़्यादा वो थे, यानी सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने हो सकता है इस
सांप्रदायिक, तो हो सकता है सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के उद्देश्य से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब इस रिपोर्ट को पेश की गई किसके सामने? मार्ले और मिंटो के सामने इस रिपोर्ट को पेश की गई। अब क्या क्या हुआ इस घटना में, देखिए ध्यान देते हैं। तो मार्ले कौन थे? भारत सचिव। और वायसराय क्या क्या उद्देश्य है? देखो उद्देश्य वही चीजें हैं जो 1892 से लेकर 1909 तक जो घटनाएं घट चुकी है वही क्या है उसके उद्देश्य है। जैसे कि मुस्लिम लीग है, बंगाल विभाजन है, कांग्रेस का विघटन है। यहाँ लिख लो सांप्रदायिकता को बढ़ाने, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से भी ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। चलो अब देखो, जब उद्देश्य पेश किया गया तो इसका पहला जो उद्देश्य था कुछ दोष को दूर करना, उसमें केंद्र परिषद के अंदर क्या हुआ वो देखो। तो केंद्र परिषद यानी केंद्र विधान परिषद में क्या हुआ देखो ध्यान से। केंद्र विधान परिषद, तो केंद्र विधान परिषद में क्या हुआ? सबसे पहला काम जो हुआ, सीटों की संख्या सीटों की आपको पता है 10 से कितनी हो गई थी? 10 से 16 हो गई थी। तो अब 16 से 60 कर दी गई। सीटों की संख्या 16 से कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। बीच में हमने पढ़े थे कितने सीट हो गए थे वायसराय का कार्यकारिणी में? 1 + 6 7, बीच में 2 और बढ़ गए थे। तो अब तक हो चुके थे कार्यकारिणी सभा में 9 सदस्य। कितने सदस्य? 9। यानी वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य कितने हो चुके थे? 9। अगर हम इनको कुल सीट देखें, ये सब पूछता है याद रखना, तो कुल सीटें कितनी हो गई? 60 + 9 कितने हो गए? 69। इस 69 के अंदर कुछ तो सरकारी सीट थी और कुछ गैर सरकारी। पिछले अध्याय में देखा कि कुछ गैर सरकारी में कुछ लिमिट था, 2/3 1/3 इस तरीके से सीटों बांट दिया था कि इतने गैर सरकारी होने चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कितने गैर सरकारी और कितने सरकारी। लेकिन यहां पर सरकारी और गैर सरकारी में संख्या भी फिक्स की गई। तो संख्याओं में 37 किसके लिए थे? सरकारी, और 32 जो संख्या सदस्य थे वो किसके थे? गैर सरकारी। अब बताओ अभी भी किसका बहुमत है? सरकारी की गैर सरकारी का? सरकारी का बहुमत है। तो यहां तक केंद्रीय विधान परिषद के अंदर अभी तक किसका सीटों की संख्या ज्यादा है? सरकारी के सीटों की संख्या ज्यादा है। सरकारी सीटों की संख्या ज्यादा है। और इसके अंदर क्या होते थे ध्यान दो, जो 37 सरकारी है, इसमें से 9 जो थे 9 पदेन थे, पदेन सीट सदस्य थे। पदेन सदस्य का मतलब होता है जो पद पे पहले से थे। कौन? वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य, वायसराय के। और जो 28 बच गए, 37 में कितने बच गए? 28, ये मनोमित सदस्य हो गए। और इनको मनोमित कौन करता था? इनको मनोमित करता था वायसराय। तो हमने देखा कि केंद्रीय विधान परिषद के अंदर टोटल सीटें, अब सदस्यों की सीटों कितनी कर दी गई थी? 69 कर दी गई थी, जिसके अंदर सरकारी कितने थे? 37। और गैर सरकारी, उस सरकारी के अंदर 9 पदेन सदस्य थे। एक वायसराय प्लस 8 उसके कार्यकारिणी सदस्य। यहां लिख सकते हो 9 पदेन सदस्य थे, जिसमें एक तो खुद वायसराय और 8 जो सीटें थी
वो उसकी कार्यकारिणी सदस्यों की सीटें थी जो उसमें कार्य कर रहे थे, किसके साथ, वायसराय के साथ। और 28 मनोमित सदस्य थे, यानी सदस्य हुआ करते थे जो कौन मनोमित करता था, वायसराय मनोमित करता था। चलो अगला आता है इसमें गैर सरकारी। क्या आता है, तो थोड़ा गैर सरकारी देख लेते हैं कि गैर सरकारी में क्या क्या हुआ था। तो टोटल सीटें हो गई है 60 से प्लस 9 69। टोटल सीटें हो गई है 60 प्लस 9 69। 69 में से सरकारी और गैर सरकारी को बांटकर कितना कर दिया गया है, 37 और 32। अभी भी किसकी संख्या ज्यादा है, सरकारी की संख्या अभी तक ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो अब ध्यान दो, अब आते हैं गैर सरकारी। तो गैर सरकारी में क्या हुआ, गैर सरकारी में कितनी सीटें हैं टोटल, 32 सीटें हैं। इस 32 सीटों का बंटवारा इस प्रकार होता है कि 5 मनोमित हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, और बच कितने गए, 27, और 27 निर्वाचित हो जाते हैं, यानी वोट के द्वारा निर्वाचित होंगे। ये कौन होंगे, गैर सरकारी। और इसी निर्वाचित में मुस्लिमों को डाला जाता है, वोट के आधार पर सीटें बांट जाती है। जैसे आप देखो ना, विधानसभा का होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो बिहार से यूपी से सीटें बांट दी जाती है ना, कि बिहार में 5 सीटें लोकसभा के हैं, यूपी में 10 सीटें हैं, इस तरीके से सीटों को बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें भी सीटों का बंटवारा इस तरीके से था कि टोटल सीटें कितनी थी, 69। उसमें सरकारी 37 और गैर सरकारी, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। प्लस जो सरकारी थी उसमें से 9 पदेन थे, और जो 28 बच गए वो मनोमित थे। वो कौन मनोमित करता था, उस समय शक्ति केवल वायसराय के पास थी। आपने देखा था ना कि कुछ शक्ति को बढ़ोतरी कर दिया गया था 1892 के, उसमें वायसराय में क्या क्या शक्ति मिल गया था, नया प्रांत बनाने की, ये सब बढ़ाया था। तो वो सब चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि देखो एक से ही पिछले से ही आगे का जो जुड़ाव है वो होता है। इसलिए हमने सबसे पहले 1861 और 92 पढ़ा था। अब बताओ, अगर मैं 92 ना पढ़ाता, 91 नहीं पढ़ते, तो ये क्या हम ये चीज़ अच्छे समझ पाते कि अब तक कैसे हो पा रहा, नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी को समझने के लिए अगर उसके बैक में चले जाते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं आ रहा, आप बैक में चले जाइए। आप वहाँ जब बैक में जाएंगे तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन निकल कर आएंगे, और आप यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सीधा आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। चलो, तो इस 27 के अंदर देखो, हमें पढ़ना है मेन मुस्लिम के लिए। तो मुस्लिमों को कितनी सीट दी गई, 27 में से 6। कितनी दी गई, 6। फिर भी लिख लो। इस 27 का बंटवारा कैसे होता है, लिखो। इस 27 का बंटवारा होता है पहले 13 6 6 2, 13 6 6 और 2, कितने हो गए, 13 6 19 और 6 25 और 2 27। उसमें से लिख लो 13 जो थे वो साधारण निर्वाचन था, मतलब इस पर कोई भी जनरल नहीं होता, जनरल, तो साधारण निर्वाचन था, मतलब इस पर कोई भी खड़ा हो सकता, साधारण व्यक्ति भी कर सकता था। और इसमें से 6 कर दिया भूमिपतियों के लिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि हुआ करती थी, जमींदार समझ लो आप, उनके लिए कर दिया गया विशेष निर्वाचन। और जो 6 हुआ वो हुआ मुस्लिम लीग के लिए, यानी जो मुस्लिम लीग अपना संस्था बना रही है, जिसको खड़ा करना चाहती है खड़ा कर सकती है, यही होता है मुस्लिम लीग। यानी ऐसा कर लो, मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचक मंडल। तो यही बने थे 6 पृथक निर्वाचक मंडल, और 2 बने थे जो पैसे का लेन देन करते थे, वाणिज्य
वाणिज्य वाले जो वाणिज्य होता है जो पैसों का लेन देन करते हैं, फाइनेंस का, ठीक है, वाणिज्य मंडल, ठीक है। तो इनको बनाया गया मंडल, वाणिज्य मंडल। अब देखो मुस्लिम लीग में जो 6 सीटों का बंटवारा हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि हम मुस्लिम लीग में मार्ले मिंटो सुधार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता था, पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटों में कहाँ से कहाँ सीट मिली। तो लिख लो। देखो मैं थोड़ा डीप में इसलिए पढ़ा चल रहा हूँ, अगर आप बीपीएससी का भी कोई दरोगा एग्जाम देते हो तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। बीपीएससी दरोगा है या बीपीएससी टीचर, कोई भी एग्जाम देते हो आप, एसएससी से उठकर, छोटे लेवल से उठकर आप जब भी एग्जाम दोगे तो आपको इसमें से कहीं ना कहीं सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी आप स्टेट पीसीएस तक का भी एग्जाम इसमें आप दे सकते हो। अगर आप देते हो इस तरीके से तो आपको वहाँ पर अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ओके चलो, अब इस 6 सीट, जो ये 6 सीट है, हम इसकी 6 सीटों की बात करते हैं। कहाँ कहाँ बंटवाया था, लिखो। 2 सीट दिया था बंगाल में। 2 सीट कहाँ से था, मुस्लिम लीग की 6 सीटों में 2 सीट कहाँ का था, बंगाल का। एक लिख लो, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर मिला था। बिहार प्लस उड़ीसा को मिलाकर 1 सीट मिला था। 1 सीट मिला था मद्रास के लिए, 1 सीट मद्रास के लिए, 1 सीट बंबई के लिए, बंबई प्रेसिडेंसी के लिए, और 1 सीट मिला था प्रांत के लिए, जो हमारा कौन से प्रांत है, यूपी जो बोलते हैं, यूपी यानी संयुक्त प्रांत। तो 2, 3, 4, 5 और ये 6 सीटें जो मुस्लिम लीग को बांटी गई थी पृथक निर्वाचन मंडल के दौरान, ये 6 सीटें कहाँ कहाँ से थी, कहाँ से कहाँ से थी, 2 बंगाल, 1 बिहार उड़ीसा, 1 मद्रास और 1 मुंबई और 1 संयुक्त प्रांत के लिए। तो केंद्रीय विधानमंडल में यानी केंद्रीय विधान परिषद के अंदर किस तरीके से सीटों का संख्या बढ़ाया गया, तो केंद्रीय विधानसभा में कितने सीटों की संख्या बढ़ाई गई, केंद्रीय विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी हो गई, 16 से 60 हो गई, यानी टोटल 69 हो गया। उस 69 को कैसे बांटा, 37 और 32 में। उस 37 में से 9 पदेन थे, जो पद पहले से फिक्स थे, और बाकी 28 मनोमित करते थे। कौन, वायसराय। ये तो हो गया सरकारी। गैर सरकारी में कितना होगा, टोटल 32 थे, उसमें से 5 मनोमित और बाकी 27 निर्वाचित। उस 27 में निर्वाचित कौन कौन थे, साधारण निर्वाचन थे कुछ, प्लस कुछ भूमिपति थे, जो जमींदार थे वो होते थे, प्लस 6 मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया गया, प्लस 2 वाणिज्य वालों को दे दिया गया जो वाणिज्य क्षेत्र से संबंध रखते थे। आज भी देखो, आज भी अगर भारत के अंदर सीटों का बंटवारा होता है, लोकसभा या विधानसभा, तो हर एक जगह पे चीजों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया। अब लिखो प्रांतीय विधान परिषद। ये किसकी बात कर रहे थे अभी हम, केंद्र में। किसमें, केंद्र में जो मेन था वो ये थे, टोटल 69 सीट हो गई थी। अब किसकी बात करेंगे, प्रांतीय विधान परिषद। लिखो प्रांतीय विधान परिषद। क्या हो गया, प्रांतीय विधान परिषद। चलो लिखो प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद। देखो प्रांतीय विधान परिषद में सीटों की संख्या यहां भी बढ़ाई गई, सीटों की संख्या यहां भी बढ़ाई गई। दूसरा, जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो इसमें गैर सरकारी का बहुमत ज्यादा रहा। किसका, देखो यहां पर एक चेंज हुआ। अभी तक जो बहुमत था वो किसका हुआ करता था,
सरकारी का। पहली बार हुआ जब सरकारी का ना होकर गैर सरकारी का बहुमत ज़्यादा हुआ। तो ये सवाल बन सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो। प्रांतीय विधान परिषद में जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो उसमें किसकी संख्या ज़्यादा कर दी गई? गैर सरकारी की संख्या ज़्यादा कर दी गई। देखो मैक्सिमम जो सीटें थी 50 से 52 सीटें मिली थी। हमें वो सीटों की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि हमें जो मेन जो पढ़ना था वो केंद्र के बारे में पढ़ना था, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है केंद्र में आई थी। तो केंद्र में कितनी सीटें उसको मिली वो मेन है 1809 के मार्ले मिंटो सुधार में। यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है डाटा जरूरत की कि डाटा कहाँ है। हाँ, इतना ध्यान रखना, वर्मा में, मद्रास में, बम्बई प्रांत जो भी प्रेसिडेंसी थी उन सभी जगहों पर सीटें मिली थी। कहीं 25, कहीं 50, कहीं 52, कहीं 47, कहीं 45 ऐसे सीटें मिली थी। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, पर इतना ध्यान रखना कि बहुमत किसका था? गैर सरकारी। अब बताओ, जब चुनाव होता है, देखो अब चुनाव के लिए हमने सीटें बना दिया, तो पहला काम हो गया सीट बनाने का। अब इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा उसकी बात करते हैं। यानी उस चुनाव पर लड़ने के लिए उसके उम्मीदवार के कुछ क्या चाहिए? योग्यताएं चाहिए। क्या चाहिए? यानी अगला जो है हमारा उसमें है योग्यताएं, कि योग्यताएं क्या क्या चाहिए। अब लिख लो, योग्यताएं कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं मतदाता कि मतदान कौन कर सकते हैं। भाई अगर पृथक निर्वाचन मंडल है तो मतदान कौन कर सकते हैं वो लिखो। तो मतदाताओं की योग्यता, तो पहला है उसका मतदाताओं की योग्यता। यानी मार्ले मिंटो सुधार में जब सीटों की संख्या पृथक बनाई गई थी, मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी, तो उसमें सीटों को बांट दिया गया। अब जब सीटों को बांटा गया तो उस सीटों को बांटने के बाद कुछ ना कुछ तो टर्म एंड कंडीशन होंगे कि भाई कौन से मुस्लिम वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, कौन से लोग वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे आज भी देखे होंगे राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं होती है। अब ये थोड़ी है कि 20 साल का वो 10 साल का लड़का आएगा कोई और PM बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। तो ये योग्यताएं क्या थी? तो मतदाताओं की योग्यता लिखो पहले कि मतदाताएं जो मतदाता होंगे, क्या पूरे भारतीयों में सभी मतदाता कर सकते हैं? क्या नहीं। तो क्या क्या योग्यताएं थी वो लिखो पहले, कौन कौन से लोग मतदाता कर सकते लिखो पहले। केवल पुरुष ही मतदान कर सकते थे, उसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। केवल पुरुष ही मतदान कर सकते थे। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, ये आपका कमेंट में आना चाहिए सबका आंसर, ठीक है, ढूंढ के लाओगे। केवल पुरुषों को यहां पर मत देने का अधिकार था। दूसरा लिखो, पहला क्या था? हाँ, केवल पुरुष ही मतदान कर सकते थे। आप सभी का काम है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, सबका कमेंट होना चाहिए, नहीं तो कल 50 रुपये फिर फाइन है। केवल पुरुष। दूसरा, जो मतदाता है उनकी 21 वर्ष से उम्र जो है अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आज मतदाता की उम्र कितनी है? मतदाता की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। यानी जो 21 वर्ष के होंगे वही मतदान कर सकते थे। और तीसरा, मानसिक स्वस्थ होने चाहिए। यानी उनका पहले टेस्ट भी होता था, मेंटल टेस्ट, कि आप निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा क्यों, देखो तो मानसिक स्वस्थ होना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं के लिए ये 3 कंडीशन बना दिया कि मतदान कौन कर सकते हैं? केवल पुरुष ही मतदान कर सकते हैं। दूसरा, 21 वर्ष से कम उम्र
नहीं होना चाहिए। तीसरा, मानसिक स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक स्वस्थ होने चाहिए। आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया मतदाताओं की बात। अब बात करते हैं जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार है उसकी क्या होनी चाहिए, यानी सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की क्या क्या योग्यता लिखो। पहला, जो योग्यताएं मतदाताओं की थी वो सभी योग्यताएं इसके होनी चाहिए। गेट बंद करनी तो फिर लाइट आएगा उस पर। लिखो, जो योग्यताएं मतदाताओं की थी वही योग्यताएं पहले सदस्यों की लिखी गई कि भाई सबसे पहले कितना होना चाहिए, केवल पुरुष ही इसको सदस्य बन सकते हैं, केवल पुरुष ही सदस्य बन सकते हैं। दूसरा, 21 वर्ष से अधिक के होने चाहिए, कम नहीं चलेगा। तीसरा, मानसिक स्वस्थ होंगे तब। चौथा, जब मानसिक स्वस्थ हो जाएंगे तो उन्होंने 6 माह से तो 6 माह से अधिक सजा नहीं मिला होना चाहिए। यानी उसने कह दिया कि जो भी खड़ा होगा सदस्य उसको 6 महीने से कम की सजा होनी चाहिए। अगर किसी को 1 साल 2 साल या 5 साल का सजा था तो वो इस चुनाव में खड़ा नहीं होगा है। अब वही जीत। चलो 30 आगे देखो। देखो, या तो 6 माह से अधिक की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसके साथ हो सकता है कि सरकारी नौकरी से निष्कासित नहीं किया गया हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया हो, तो ऐसे लोग यहां पर सदस्य नहीं बन सकते हैं। और राजकीय अपराधी नहीं हो। राज्य के लिए कोई अपराधी, ऐसा नहीं कि किसी ने कोई अपराध कर रखा हो, अपराध करके 6 महीने जेल काट रखा हो, लेकिन राजकीय अपराधी नहीं हो, राज्य का कोई अपराधी नहीं हो, जहां से खड़ा होगा उस राज्य के लिए कोई अपराधी नहीं हो। अब इन सभी उम्मीदवारों की योग्यताओं के लिए ध्यान दो, जितने भी योग्यताएं हैं ये सभी सदस्य के खड़े होने के लिए थे। अब इन सभी के लिए एक मेन बात लिख लो, वायसराय, जो वायसराय थे, किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी सदस्य को योग्य व अयोग्य, योग्य व घोषित कर सकता था। तो वायसराय जो थे वो किसी भी लोगों को क्या कर सकते थे, योग्य और अयोग्य घोषित कर सकते थे, और इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। भाई आप बताओ, अगर वायसराय है और कोई योग्य व्यक्ति है उसको अयोग्य घोषित करेगा तो विरोध होगा कि नहीं होगा। तो इस बात का, वायसराय के बातों का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। ठीक है, और जब इनको योग्यताएं मिल गई, अब चुनाव होकर आएंगे तो कुछ शक्ति का भी प्रावधान था। जैसे पहले चुनाव होते थे तो पहले कुछ ना कुछ शक्तियों का वृद्धि हुआ था ना, कि जैसे कि किसमें भाग ले सकते थे, शक्तियों का जब वृद्धि हुआ सदस्यों का, भारतीयों का, तो किसमें लेते थे भाग, वो बजट में, बजट पेश करने में भाग लेते थे। बजट पर बहस करने का अधिकार था उनको, प्रश्न पूछने का अधिकार था। प्रश्न क्या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था? नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसको शक्ति मिलेगी पूरक प्रश्न पूछने की। तो लिखो यहाँ पर, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जब निर्वाचन मंडल में सीटें फिक्स कर दी गई, सीटों के बाद हमें जब सदस्य को योग्यता देख लिया
और योग्य होने के बाद जब सीटों का चुनाव हुआ तो कौन कौन से लोग जब बने, उनकी शक्तियों में क्या वृद्धि हुई, पहले वो देख लेते हैं। लिखो, चलो। तो अपराधी नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, 6 माह से अधिक की सजा नहीं मिला होना चाहिए उसको, और सरकारी नौकरी से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो, कुछ ऐसे भी लोग रहे जो वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य बने। लिखो पहले, भारत सचिव और वायसराय के कार्यकारिणी सदस्यों में, यहां पर एक लाइन लिख लो नोट बनाकर, भारत सचिव व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। पूछा जाता है प्रश्न, अभी तक जो सदस्य बन रहे थे भारतीय, वो परिषद में बन रहे थे। कहां बन रहे थे? कार्यकारिणी में। ये शब्द ध्यान रखना, 1861 में भारतीयों को शामिल किया गया था। तो वो किसमें शामिल किया? कार्यकारिणी में कि परिषद में? परिषद में उनको सम्मिलित किया गया था। लेकिन यहां पर पहली बार भारत के सचिव और भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। तो भारत सचिव में कितने लोग शामिल किए गए और भारत के वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य में कितने लोग शामिल किए गए, ये सवाल पूछा जाता है। कितनी बार पूछ चुका? लिखो, तो भारत के सचिव में तीन भारतीयों को शामिल किया गया था। भारत के सचिव में 3 लोगों को शामिल किया गया था। लिखो पहले, सॉरी यहां पर 2 थे और यहां 1 था, 3 लोग थे ना टोटल। देखो ये लिख लो, टोटल 3 लोग थे। टोटल कितने लोग थे? जिसमें से 2 तो भारत सचिव के थे और 1 क्या था? वायसराय। लिखो, पहला है केसी गुप्ता। भारत सचिव में कौन है? कैमरा हिला क्या? चलो, तो केसी गुप्ता कौन है? और दूसरा लिख लो, सैयद हुसैन इसका नाम पता है किसी को? सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि देखो सचिव में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि सचिव जो था वो भारत से बाहर था, मतलब ब्रिटेन के अंदर ये लोग शामिल हुए थे। लेकिन ये भारतीयों में था, क्योंकि वायसराय भारत में रहता था। तो भारत में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में अगर हुआ तो कौन हुआ? ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। सत्येंद्र प्रसाद, लिख लो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पूछा जाता है। वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य में भाग लेने वाले, यानी मनोनीत होने वाले या निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य भारतीय सत्येंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सर्कल बना लो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आ सकता है। ये सवाल इसलिए नहीं पूछा जा सकता है, कम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत के सचिव होते थे, वो ब्रिटेन में हुआ करते थे, तो हमें ब्रिटेन से मतलब नहीं है उतना। ओके, चलो यहां तक हो गया। चलो
तो 1809 के मार्ले मिंटो सुधार में किस तरीके से बंटवारा हुआ केंद्र में और प्रांत में, उसकी योग्यताएं क्या रखी, उनका क्या उद्देश्य था, वो हमने पढ़ लिया। क्या क्या शक्तियों का वृद्धि हुआ, तब शक्ति का वृद्धि देख लो, क्या क्या शक्तियों का वृद्धि हुआ, लिखो पहले। जब योग्य होकर अगर सिलेक्ट हुए हैं तो उनको क्या क्या शक्तियां मिली वो लिखो। क्या चीज लिखो, तो इनको दो शक्तियों में ज्यादा वृद्धि मिली, लिखो पहला, एक वित्तीय शक्ति और विधार परिषद में शक्तियों की वृद्धि, यानी शक्तियों का जो वृद्धि है वो कैसे हुआ। शक्तियों की वृद्धि, तो पहला हुआ वित्तीय। वित्तीय मतलब होता है पैसे संबंधित है, किससे, चलो लिखो। बजट पर बहस कर सकते थे पहले भी, अभी भी कर सकते हैं। सवाल पूछ सकते थे बहस पे, पूछ सकते हैं, पूरक नहीं, लेकिन यहां पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इसमें भी शर्त लगा दिया, लेकिन जिसने प्रश्न पूछा है वही, यानी पूरक प्रश्न वही पूछ सकता है जिसने प्रश्न पूछा है। ऐसा नहीं है कि एक सदस्य जो उसका प्रश्न पूछ रहा है तो दूसरा के सर ये अगर नहीं होता तो क्या होगा, तो ऐसा दूसरा नहीं कर सकता। जिसने प्रश्न पूछा है उसी को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। समझ में आ गया। और वित्त की बात करते हैं तो ये पैसों की मांग भी कर सकते हैं लोकहित के लिए, लिखो। स्थानीय निकायों के लिए क्या हो गया, पूरक प्रश्न वही पूछ सकते थे, लेकिन जिसने प्रश्न पूछा है वही तो, ठीक है, जिसने प्रश्न पूछा है वही पूछ सकते थे। स्थानीय निकायों के लिए, स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते थे, किससे, संसद से। देखो केंद्र मंडल है, केंद्र परिषद है, तो केंद्र से मांग कर सकते थे, और अगर वैसे है तो उनसे मांग कर, धन की मांग कर सकते थे, जैसे स्थानीय निकाय के लिए। ठीक है। दूसरा हुआ लोकहित। लोकहित सामान्य मामले, मान लो उनको लग रहा है कि लोकहित के लिए अगर सामान्य मामले हैं तो उनमें भी कुछ शक्तियां इनको दे दी गई, लिखो। जैसे लेकिन इनको लोकहित का मिला तो उन्होंने कहा 15 दिन, क्या लिखा, 15 दिन पूर्व प्रस्ताव देना होगा। मतलब कोई भी अगर काम है तो उसको 15 दिन पहले क्या देना होगा, प्रस्ताव देना होगा। और प्रस्ताव लोकहित के लिए होना चाहिए, लोकहित मामलों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आपको लोकहित के लिए दिया है तो आप किसी और का चीज उठा के लाओ और प्रस्ताव रख दो, नहीं। तो प्रस्ताव केवल किसका होना चाहिए था, लोकहित का। तो ये वित्तीय और लोकहित में ये दो चीजें उनको दिया गया अधिकार। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो प्रश्न पूछने का अधिकार, और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार लाएगा वो पूछ सकता है। ठीक है। साथ ही साथ में इनको बजट पर बहस करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार पहले भी था, लेकिन इस बार कुछ शक्तियां और बढ़ा दी गई। जैसे अब प्रश्न पूछ सकते हैं पूरक, तो ये 1809 के भारत अधिनियम में है। ठीक है। कुछ हेडिंग लिख लो जो मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल, क्योंकि यहां पर मेन जो यही था ना। चलो
चलो अब कुछ बातें हैं वो लिख लो पहले। चलो देखो, मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल में क्या हुआ, केवल मुसलमान ही मतदाता होंगे, ध्यान दो। चुनाव क्षेत्र, उम्मीदवार और मतदाता। चुनाव क्षेत्र मुस्लिमों का होना चाहिए, उम्मीदवार भी क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, और मतदाता भी कौन होंगे, ये निर्वाचक मंडल की 3 सबसे अहम बात थी पृथक निर्वाचक मंडल की, कि चुनाव क्षेत्र किसका, मुस्लिम का, उम्मीदवार भी कौन, मतदाता भी कौन। क्या यहाँ पर हिंदू मतदाता कर सकते थे, नहीं, केवल और केवल मुस्लिम कर सकते थे। और इसी से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। और जैसे ही 1809 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया गया मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, तो जो और वर्ग के लोग थे और समुदाय के लोग थे, उन्होंने भी अपनी मांगे करना शुरू कर दिया। भाई आप बताओ, मुस्लिम के लिए अगर अलग पृथक निर्वाचन मंडल होगा तो भारत में तो और भी रहते थे ना, सिख, ईसाई, है ना, यूरोपीय और भी निम्न लोग रहते थे। तो धीरे धीरे सबने क्या करा, अपने निर्वाचन मंडल के लिए मांग करना शुरू कर दिया। तो याद रखना, लिखना ध्यान से, 1909 में कौन जुड़ा हो, 1909 में कौन जुड़े, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल हुआ। 1919 के अधिनियम में सिख, अरे 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो ऐसे याद रखना सिख, तो 1919 में सिखों के लिए अलग निर्वाचन मंडल हुआ यहाँ पे। तीसरा हुआ 1935, उसमें सभी को डाल दिया गया, ठीक है, दलित प्लस ईसाई प्लस पारसी प्लस यूरोपियन प्लस एंग्लो इंडियन। तो यहां पर इन लोगों को भी शामिल कर लिया गया इन अधिनियम में। जब पढ़ेंगे तो इनको अलग से डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मुस्लिम लोगों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा होती है, ऐसे ही और भी समुदाय इस चीज़ के लिए आगे निकल कर आते हैं और इनको भी सफलता मिलती है। लेकिन कुछ समय के बाद में ये सारे सफल होते हैं। तो 1919 में किसको मिला है, किसको पृथक अलग अलग कर दिया गया, सिखों के लिए। 1935 में दलित हो गए, यूरोपीय हो गए, एंग्लो इंडियन हो गया, ईसाई, पारसी, ऐसे लोगों को फिर से अलग से पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया गया। उनको अलग अलग सीटें बांट दी गई, जो आज तक हमारे पास हमारे देश में चलता आ रहा है। ओके, तो यहां तक हमने देखा 1809 का 1909 के भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। अगला पढ़ेंगे दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार से महत्वपूर्ण सवाल निकाल कर यहाँ पर हम आगे आएंगे। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।